भारत का एक महान नायक, भारत को मंगोलों से बचाने वाला और भारत की रक्षा करने वाला, भारत का एक महान योद्धा जिसे भारत में कभी सम्मान नहीं मिल पाया, भारत को मंगोलों से बचाने वाला और भारत की रक्षा करने वाला एक महान योद्धा जिसे हम अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं। भारत का ये एक ऐसा महान योद्धा था जिसके होते हुए कभी मंगोल भारत पर आक्रमण नहीं कर पाए, लेकिन भारत में इसे कभी सम्मान नहीं मिल पाया। कुछ नफरती लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी का नाम बदनाम करने के लिए एक दो मूवी भी बनाई हुई हैं। बहुत ही गलत रोल दिखाया गया है फिल्म में, बिल्कुल ही गलत ही तरीके से दिखाया गया है और ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। आजकल वैसे ही बहुत आसान हो चला है कि मुसलमानों को बदनाम करना, मुसलमानों को बड़ी आसानी से बदनाम कर दिया जाता है। इस वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी की मंगोलों से जंग को दर्शाया गया है। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। ये जंग का मैदान है, दिल्ली की सरहद पर खड़ी है एक फौज। इसके बारे में मशहूर था कि वो जिस शहर पर धावा बोलती है वहाँ के कुत्ते बिल्लियों तक को जिंदा नहीं छोड़ती थी। जिसके सैनिक बिना लगाम थामे घोड़ों पर सवार होते थे, घोड़ा दौड़ता रहता और घुड़सवार धनुष से तीर चलाते रहते। इस फौज ने मध्य एशिया की एक ताकतवर सल्तनत को नेस्तो नाबूद कर डाला, जिसने चीन तक को नहीं छोड़ा और 3 साल में कुल 60 लाख लोग मार डाले। ज़लज़ले जैसी ये फौज अब हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहती थी और इनके आगे खड़ा था सिर्फ एक शख्स, दिल्ली सल्तनत का एक जनरल, जो अपने सुल्तान की नाफरमानी करते हुए जंग में कूद गया और दुश्मन का वो हाल किया कि जंग के बाद के दिनों में जब घोड़े पानी नहीं पीते तो उनका सरदार पूछता था कि कहीं इन्होंने जफर खान को तो नहीं देख लिया। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। इसमें आज हम आपको सुनाएंगे कहानी एक जंग की, दिल्ली की सरहद पर हुई एक जंग जिसमें एक तरफ थी मंगोल फौज और दूसरी तरफ थी दिल्ली सल्तनत। कहानी शुरू होती है 13वीं सदी से, साल 1296। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को इस साल धोखा मिला। भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या कर गद्दी को कब्जा लिया। अलाउद्दीन के तख्तनशी होने से पहले ही दिल्ली पर मंगोलों का खतरा मंडराने लगा। उन्होंने कई बार हिंदुस्तान पर हमले की कोशिश की। मंगोल सरदार दुआ खान ने साल 1292 में पंजाब पर हमला भी किया, लेकिन वो खिलजियों के आगे टिक नहीं सके। आने वाले सालों में एक के बाद एक हमले करते रहे, लेकिन हर बार कोशिश रही नाकाम और फिर साल 1299 में साम्राज्य के सुदूर कोने से मंगोल सरदारों को बुलावा भेजा गया। एक बड़ी सेना इकट्ठा हुई जिसने हिंदुस्तान की तरफ कूच किया। इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी के अनुसार इस मंगोल फौज में 1 लाख सैनिक थे और इन्हें लीड कर रहा था दुआ खान का बेटा कुतलुक ख्वाजा। बनी लिखता है कि जैसे ही मंगोल फौज ने सिंधु नदी पार की, दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। मंगोल अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात थे। उनसे बचने के लिए लोग दिल्ली में शरण लेने के लिए पहुंचने लगे। मस्जिदें भरने लगी, बाजार भरने लगे, मज़ारें भरने लगी। दिल्ली में चीज़ों के दाम बढ़ने लगे और हालात काफ़ी ख़राब हो गए। अलाउद्दीन के सलाहकारों ने कहा कि सुल्तान को मंगोलों के साथ संधि कर लेनी चाहिए ठंडे दिमाग से। अलाउद्दीन से पहले कई सुल्तान ऐसा कर चुके थे, लेकिन अलाउद्दीन इसके लिए तैयार नहीं हुए। इतिहासकार के.एस. लाल के अनुसार उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि मैं ऊंट की पीठ के पीछे नहीं छिपने वाला, मैं कल खुद जाकर कुतलुक ख्वाजा से निपटूंगा। जलालुद्दीन खिलजी के सुल्तान रहते हुए भी अलाउद्दीन ने मंगोलों से जंग लड़ी थी, इसलिए इस बार भी उन्होंने पीठ दिखाने की नहीं सोची। ये हिम्मत वाला काम था, लेकिन दिक्कत ये थी कि अलाउद्दीन के पास तैयारी का वक्त नहीं था। अलाउद्दीन ने अपने सभी गवर्नर्स के पास संदेश भेजा कि वो दिल्ली की मदद के लिए अपनी फौजें भेजें। इसके बाद अलाउद्दीन ने दिल्ली के पास किली नाम की जगह पर डेरा डाल दिया। कहानी कहती है कि निकलने से पहले अलाउद्दीन ने अपने अंकल और दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क को अपने महल की चाबी सौंपते हुए उनसे कहा था कि जो जीत कर आया चाबी उसे सौंप देना। इसके बाद यमुना के किनारे एक मैदान में अलाउद्दीन की फौजें इकट्ठा हुई। लेफ्ट विंग को लीड कर रहे थे या लेफ्ट फ्लैंक को लीड कर रहे थे नुसरत खान। बीच में खुद अलाउद्दीन खड़े थे, जबकि उनकी दाईं तरफ राइट फ्लैंक पे खड़े थे हिजबरुद्दीन उर्फ जफर खान। इस फॉर्मेशन के आगे हाथियों को खड़ा किया गया ताकि वो मंगोल फौज के सामने बफर की तरह काम कर सके। हिंदुस्तान में हाथी थे क्योंकि बड़े जंगल थे।
आज भी हैं। अलाउद्दीन की फौज लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन अलाउद्दीन का साफ हुक्म था कि उनकी इजाज़त के बिना अगर कोई एक कदम भी आगे बढ़ेगा तो सर कलम कर दिया जाएगा। दरअसल अलाउद्दीन पहले हमला नहीं करना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि बाकी गवर्नर्स भी मदद के लिए फौज भेजेंगे और उनकी स्थिति ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, तब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से डील किया जाएगा। इसी स्थिति में दोनों सेनाएं कई दिन तक आमने सामने खड़ी रहीं और किसी ने हमला नहीं किया। फिर कुछ दिन बाद एक अजीब घटना हुई। मंगोल फौज का बायां धड़ा, जिसे हिजलक खान लीड करता था, उसने अपने कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए। अलाउद्दीन का हुक्म था कि कोई आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन उनकी फौज के राइट फ्लैंक को लीड कर रहे जनरल जफर खान ने मौका देखकर हमला कर दिया। आगे बढ़ने से पहले जरा इन जफर खान के बारे में भी आपको बताएं। 15वीं सदी के इतिहासकार याह्या सिरहिंदी के अनुसार जफर खान का असली नाम यूसुफ था और उसकी पैदाइश हिंदुस्तान में ही हुई थी। वो अलाउद्दीन के फौज के एक ताकतवर जनरल थे। साल 1298 में जब मंगोल फौज ने सिंध पर हमला किया, अलाउद्दीन ने जफर खान को उनसे लड़ने भेजा। जफर खान ने न सिर्फ मंगोलों को हराया, बल्कि 4000 मंगोल फौजियों को बंदी बनाकर दिल्ली ले आए। इतिहासकार बर्नी के अनुसार इस जीत से जफर खान का ओहदा और ऊंचा होता गया, लेकिन इस जीत से वो अलाउद्दीन और उनके भाई उलुग खान की नज़रों में चुभने भी लगा। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन उन्हें बंगाल भेजना चाहते थे और उलुग खान ने तो उन्हें जहर देने की भी योजना बनाई थी एक वक्त। बहरहाल ये सब होता इससे पहले मंगोलों ने एक और बार हमला कर दिया। अलाउद्दीन को जफर खान की ज़रूरत थी, लिहाजा जंग में उन्हें राइट फ्लैंक का कमांडर बनाकर भेजा गया। लेकिन जंग में जफर खान से एक गलती हो गई। मंगोल फौज को पीछे हटते देख जफर खान ने उन पर हमला किया। असल में ये थी मंगोलों की चाल। जफर की फौज ने 55 किलोमीटर तक मंगोलों का पीछा किया और इसी कवायद में वो बाकी फॉर्मेशन से अलग हो गए, अकेले पड़ गए। उन्हें अकेला देख मंगोल सरदार हिजलक खान ने जफर की फौज पर हमला कर दिया। जफर के पास अब पीछे लौटने का मौका भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने अलाउद्दीन के हुक्म की नाफरमानी कर दी थी। ऐसे में अलाउद्दीन उन्हें मौत की सजा देते हालात आगे कुआं और पीछे खाई वाली हो गई। फिर भी जफर खान ने तय किया कि वो पूरी ताकत से लड़ेंगे। लड़ाई शुरू होने से पहले हालांकि हिजलक खान ने जफर के पास संधि का संदेश भेजा। उन्हें ऑफर दिया गया कि अगर वो मंगोलों के साथ हो लें तो उन्हें दुआ खान के पास ले जाएंगे और उन्हें मंगोल सरकार में एक बड़ा ओहदा भी दिया जाएगा कि दुश्मन से तुम हाथ मिलाओगे तो उसका इनाम भी है। जफर इसके लिए तैयार नहीं हुए, उन्होंने संधि से इनकार किया। इसके बाद लड़ाई शुरू हुई। 14वीं सदी के इतिहासकार अब्दुल मलिक इसामी के मुताबिक दोनों धड़ों में भयंकर युद्ध हुआ। संख्या में कमजोर होते हुए भी जफर खान की फौज ने 5000 मंगोल मारे, जबकि उनके खुद के सिर्फ 800 फौजी मारे गए। हालांकि अंत में जफर के पास लड़ने के लिए सिर्फ 200 सैनिक ही बचे। इसामी के मुताबिक इस लड़ाई का अलाउद्दीन को पता था, लेकिन न उन्होंने न उनके भाई ने जफर की मदद के लिए फौज भेजी। जफर 200 सैनिकों के साथ लड़ते रहे और लड़ाई के दौरान वो घोड़े पर सवार थे, लेकिन एक तीर से घोड़ा गिर गया। इसके बाद जफर ने पैदल हिजलक खान के साथ में दो हाथ किए। अंत में एक तीर आकर उनके बख्तर से लगा और उसे चीरते हुए सीने में उतर गया। इस तरह जफर खान युद्ध के मैदान में गिरे। जफर खान की मौत भी हुई, लेकिन उनके इस हमले ने युद्ध की दिशा को बदल दिया, मंगोल रिजॉल्व को तोड़ दिया। इतिहासकार बर्नी के अनुसार जफर के हमले से मंगोलों में ऐसा आतंक फैला कि वो पीछे हटने पर मजबूर हो गए। भाई एक जनरल ही आकर के ये सब कर दे रहा है तो वहां तो फौज खड़ी है। अलाउद्दीन ने उन्हें पीछे हटने दिया मंगोलों को और खुद दिल्ली वापस आए। इस जीत में जफर खान का बड़ा रोल था, लेकिन बर्नी के मुताबिक हुक्म की नाफरमानी के चलते अलाउद्दीन ने उन्हें कभी माफ नहीं किया। बाकायदा अलाउद्दीन ने सारे शाही दस्तावेजों से उनके नाम को मिटा दिया। इसी कारण अलाउद्दीन के दरबारी कवि अमीर खुसरो के लिखे में जफर खान का कोई जिक्र नहीं मिलता है। बाद के इतिहासकारों ने जफर खान की कहानी को जरूर दर्ज किया है। जहां तक मंगोलों की बात है, इस लड़ाई के बाद मंगोलों ने 3 बार और हिंदुस्तान पर हमले की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें अलाउद्दीन खिलजी के सामने मात ही खानी पड़ी और आधी दुनिया पर राज करने वाले मंगोलों का हिंदुस्तान पर कभी कब्जा नहीं हो पाया।